नॉर्वे की आबादी सिर्फ 56 लाख है, दिल्ली की 1/4 भी नहीं। लेकिन इस छोटे से देश के पास ऐसा सरकारी फंड है जो भारत की पूरी जीडीपी का आधा है। $2.1 ट्रिलियन अगर बांटा जाए तो नॉर्वे के हर नागरिक को करीब 3.5 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अपने देश पर खर्च करने की बजाय नॉर्वे ने इस फंड से दुनिया के 68 देशों की 7200 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रखी है। 18 मई को नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी ने भारत की क्लीन एनर्जी में इसी फंड से निवेश का न्योता दिया। नॉर्वे आमदनी के लिहाज से छठा और खुशहाली के मामलों में 7वां सबसे संपन्न देश है। यहाँ की आबादी 56 लाख है। हर शख्स औसतन $1 लाख यानी 96 लाख रुपए सालाना कमाता है। लेकिन 60 साल पहले तक ऐसा नहीं था। उत्तरी यूरोप में बसे नॉर्वे की जियोग्राफी काफी दुर्गम रही है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, गहरे समुद्री रास्ते। 1960 के दशक में ज्यादातर आबादी कमाई के लिए मछली पकड़ती, लकड़ी काटती या जहाजों पर काम करती। तब न कोई बड़ा उद्योग था और न कोई कार या टेक कंपनी। नौकरी के लिए युवा दूसरे देश चले जाते। नॉर्वे के अर्थशास्त्रियों को लग रहा था कि उनके पास संसाधन ही नहीं है, किसी चमत्कार के दम पर ही विकासशील देश बना जा सकता है। तभी एक चमत्कार हो गया। 1959 में नॉर्वे के पड़ोसी देश नीदरलैंड्स को तटीय इलाके ग्रोनिंगन में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। पूरे यूरोप में तेल और गैस की खोज की होड़ मच गई। नॉर्वे के भूवैज्ञानिकों ने भी समुद्र में खोज शुरू करने का मन बनाया। इस बीच 1962 में अमेरिकी कंपनी फिलिप्स पेट्रोलियम ने नॉर्वे सरकार को एक ऑफर दिया, हमें उत्तरी समुद्र में तेल खोजने की इजाजत दीजिए, बदले में हर महीने $1.6 लाख देंगे। 1965 में नॉर्वे सरकार ने फिलीपींस पेट्रोलियम, शेल और एसो जैसी बड़ी तेल कंपनियों को 22 लाइसेंस जारी किए। इन कंपनियों को समुद्र में ड्रिल करने, तेल गैस खोजने और निकालने का अधिकार था। 1966 की गर्मियों में पहला तेल कुआं खोदा गया, लेकिन वह सूखा निकला। अगले साल बाल्डर के इलाके में तेल मिला, लेकिन सरकार और कंपनियों को लगा यहाँ से तेल निकालना काफी चुनौती भरा और खर्चीला है। कुल 36 कुएं खोदे गए, लेकिन किसी में भी तेल नहीं मिला। कंपनियों ने अपना डेरा समेटने का फैसला किया, लेकिन फिलिप्स पेट्रोलियम को अभी एक और कुआं खोदना बाकी था। 23 दिसंबर 1969 यानी क्रिसमस से 2 दिन पहले फिलिप्स पेट्रोलियम के आखिरी कुएं से अचानक काला गाढ़ा और चिपचिपा तरल फूट पड़ा। इंजीनियर समझ गए थे कि उन्हें कामयाबी हाथ लग गई। जिस इलाके में तेल निकला उसे एकोफिस्ट फील्ड नाम दिया गया। नॉर्वे के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर ये फील्ड दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक बना। 1971 से नॉर्वे ने तेल कारोबार शुरू किया। विदेशी कंपनियों ने डेरा डाला। इन्हें खुदाई करने के लिए सरकार से कड़ी शर्तों पर लाइसेंस लेना पड़ता था। सरकार तय करती कि कितना और कब तक तेल निकालेंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। फिर 1972 में नॉर्वे की संसद ने राष्ट्रीय तेल कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा स्टेट ऑयल। अब इक्विनोर नियम बना कि उत्तरी सागर के किसी भी तेल प्रोजेक्ट में कम से कम 50% की हिस्सेदारी सरकारी कंपनी की होगी। नॉर्वे की किस्मत बदल चुकी थी, लेकिन तभी 2 बड़े झटके लगे। अचानक मिला बहुत सारा पैसा, किसी देश के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है। अर्थशास्त्र में इसे रिसोर्स कर्ज कहा जाता है। इसी रिसोर्स कर्ज को बेअसर करने के लिए नॉर्वे ने कई कदम उठाए। सरकार ने देश के 4 सबसे बड़े बैंकों में से 3 का राष्ट्रीयकरण किया, टैक्स ढांचा बदला, कई सब्सिडी, मुफ्त की सुविधाएं वगैरह बंद की, अपना बजट ठीक किया। मई 1990 में नॉर्वे की संसद में एक बिल पास हुआ, गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड एक्ट। इस कानून के मुताबिक तेल से होने वाली अतिरिक्त कमाई एक अलग फंड में जाएगी, जिसे सरकार खर्च नहीं कर सकती। पीएम मोदी 15 मई की सुबह नई दिल्ली से यूएई के लिए निकले थे। फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे। वे 6 दिनों के भीतर 5 देशों का दौरा कर 21 की सुबह दिल्ली लौट आए।